हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी जीएस की मेंटर साक्षी। फिर से स्वागत करती हूँ आपका एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर से हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चाकोलिथिक पीरियड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ चैप्टर समझ लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसको फैक्चुअल बेसिस पे, फैक्ट्स के आधार पर भी समझना, चीज़ों का तह ढंग से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाकोलिथिक साइट्स और उनके क्या क्या पर्टिकुलर फीचर्स हैं, ये सारी कुछ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये चाकोलिथिक एज की साइट है जो कि डिस्कवर की गई थी। यही वो साइट है। इसके अलावा आप कुछ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होता होगा कॉपर एज। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कॉपर ऐसा दिखने में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार हमारे घरों में भी कॉपर के बर्तन यूज़ किए जाते हैं। तो पहला जो मेटल था वो जो डिस्कवर किया गया मैन द्वारा, इंसान द्वारा, वो था कॉपर। तो इस जो चाकोलिथिक पीरियड है उसको हम लोग कॉपर एज भी कहते हैं, जो कि 3500 बीसी से लेके 2500 बीसी तक चला आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि चाको मतलब होता है कॉपर, लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो ये जो पीरियड है सिर्फ कॉपर एज नहीं है, बल्कि स्टोन का भी इस्तेमाल इसमें होता चला आया है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि कैसे यहाँ के इस पीरियड में कैसे लोग किस किस चीज़ों का पालन करते थे और किस तरीके के हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को स्लॉटर पर्पस के लिए। बेसिकली क्या होता था, जो एनिमल्स ये डोमेस्टिकेट करके रखते थे, जो एनिमल्स को ये पालते थे, वो उनको डेयरी पर्पस के लिए नहीं पालते थे, दूध के पर्पस से नहीं पालते थे, बल्कि उन्हें मार के खाने के पर्पस से। देवर द स्टोरेज हाउसेस, उसको इस तरह से यूज़ करते थे कि चलो कभी अगर खाना नहीं मिला, कभी खेती नहीं पूरी पड़ी, तो इनको हम मार के खा लेंगे। तो बेसिकली उनको डेयरिंग पर्पस नहीं पता थे। तो क्या कौन कौन से वो लोग अपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया करते थे, काउ, शीप, बफेलो। ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब के ट्रेसेस मिले हैं। तो बेसिकली हमने जो पिछले लेक्चर में देखा वो बेसिकली एक तरह का इंट्रोडक्शन था। इस लेक्चर में जो हम देखेंगे वो हम फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ थ्योरी नहीं पूछी जाती है बल्कि फैक्ट्स पूछे जाते हैं। फाइन। तो वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। वो कौन कौन से वो करते थे, वीट, राइस, बाजरा, ये सारी चीज़ें वो उगाया करते थे, पल्सेस, लेंटिल्स। देखिए आप नेक्स्ट उसमें देखिए कि वो इसके अलावा कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे, जिसका फर्स्ट एविडेंस जो है नवतातोली में पाया गया है। आपसे क्वेश्चन बाद में पूछूंगी कि नवतातोली जो है वो कहाँ, किस राज्य में स्थित है। तो ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कि बिहार और वेस्ट बंगाल में जो है फिश हुक्स भी पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के जो फिश हुक्स पाए गए हैं, कि मतलब इससे ये पता चलता है कि वो लोग जो थे फिश भी पकड़ते थे। ठीक है, तो उसके अलावा ईस्टर्न इंडिया में राइस कल्टीवेशन भी होता है। आपको मैं मैप दिखाऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया कैसे आप पता कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैप आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि बिना मैप जाने, बिना मैप समझे आप कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको अधूरी नॉलेज रहेगी। राइट। तो वेस्टर्न इंडिया में वीट एंड बार्ले का जो है वो प्रोडक्शन किया जाता था। ओके। तो चाकोलिथिक पीरियड में जो था, लोग जनरली जो थे बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। दे नेवर यूज टू हैव द बर्न्ड ब्रिक्स। इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा, क्योंकि इस समय पे लोग क्या करते थे, मड ब्रिक्स में ही रहते थे, मड ब्रिक वाले हाउस में ही रहते थे। तो क्या होता था, तो ये मड ब्रिक्स के हाउस में रहते थे, थैच्ड रूफ्स में रहते थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो ये खुदाई हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ मड के ही हाउसेस निकले हैं, मड के ही एरियाज निकले हैं विद थैच्ड मतलब होता है कि एक तरह से जो घास फूस का एक छप्पर जो बनाया जाता है, वो बेसिकली इस वक्त पे बनाया रहता था। वो लोग ईंटें का इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ पर लोग पॉटरी
पॉट्स बनाने लगे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉट्स ये लोग बनाने लगे थे। पॉट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि उनको फूड स्टोरेज करना था। भाई वो कल्टीवेशन करते हैं, राइस, व्हीट, बार्ले सब कुछ उगाते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि उसी समय काट के उसी समय खा लेंगे हार्वेस्ट करके। तो उसको कुछ ना कुछ स्टोरेज करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए वो लोग पॉट्स बनाने लगे थे। तो उसमें से बहुत फेमस जो चाकोलिथिक पीरियड में जो बनाए गए पॉट्स है वो ब्लैक एंड रेड वेयर हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली प्रेवलेंट होते हैं। दे वर द फर्स्ट टू यूज़ द पेंटेड पॉटरी। इस वक्त से पहले कोई भी पेंटेड पॉटरी का इस्तेमाल नहीं होता था। तो इस समय के जो लोग थे, चाकोलिथिक पीरियड के लोग, वो लोग पॉट्स को पेंट भी करने लग गए थे। आगे बात करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉट्स को मिट्टी के ही बर्तन से नहीं, मिट्टी से ही पॉट्स नहीं बनाते थे, बल्कि वो मेटल का इस्तेमाल करके भी पॉट्स वगैरह बनाते थे। तो इन पॉट्स का इस्तेमाल कुकिंग के लिए भी होता था, ईटिंग के लिए भी होता था, और बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल वो लोग करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थाली, लोटा वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलती है। तो ये लोग काफ़ी एडवांस हो चुके थे एक तरीके से। और क्योंकि ये लोग कॉपर से बर्तन बना पाते थे, कॉपर से बैंगल्स वगैरह भी बना लेते थे और बीड्स वगैरह बना लेते थे, तो इसका मतलब इनको स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी का काफ़ी अच्छी तरीके से ज्ञान था। तो एक साइट, हम आगे साइट्स डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें आहर साइट के बारे में बात करेंगे, जो कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है। तो आहर साइट में जो है उनको काफ़ी ऐसी मेटल की चीज़ें मिली हैं। वहाँ के लोग स्मेल्टिंग और मेटलर्जी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं, और कहते हैं कि वहाँ के लोग कॉपर स्मिथ हैं। क्योंकि आप देखोगे कि खेतरी माइंस जो है वो राजस्थान में पाई जाती हैं, तो क्योंकि वहाँ पे कॉपर की माइंस ही हुआ करते थे, तो कॉपर के का आसानी से इस्तेमाल करना, स्मेल्टिंग और मेटलर्जी कर पाना, और कॉपर स्मिथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो उसके बर्तन भी बनाएंगे, वो उसका इस्तेमाल भी करेंगे, उसके टूल्स भी बनाएंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले बात की थी मेसोलिथिक पीरियड में, तो वो लोग क्या होता था कि मेसोलिथिक पीरियड में उन्होंने स्मॉल माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि वो लोग वीविंग पर्पस के लिए करते थे। तो बेसिकली चाकोलिथिक पीरियड में भी वीविंग एंड स्पिनिंग का जो ट्रेंड था वो चलता रहा। तो ऐसा हमको स्पिंडल वॉल्स मिले हैं मालवा में, राइट। मालवा एक साइट है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप लोग देखिए दोस्तों ध्यान से, कितनी इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे बताई गई हैं। ये देखिए, ये है मेहरगढ़, है ना। मैंने आपको पहले बताया है कि मैप्स का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। तो ये मेहरगढ़ साइट है, आप देख रहे होगे कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट्स हम पढ़ेंगे वो है आहर, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया। ये देख रहे हैं आहर के साथ ही लगता गिलेंट वैली है, ईरान, कयाथा, नवदा तोली। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। नवदा तोली मैं आपसे बाद में पूछूंगी क्वेश्चन में कि नवदा तोली किस स्टेट में है। हालांकि ये पॉलिटिकल मैप नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है। तो आप देखेंगे जॉर्वे कल्चर। तो ये बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये सब हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप एक बार इनका मैप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें। मेहरगढ़ है, गणेश्वर है, आहर है, ईरान है, कयाथा है, नवदा तोली है, जॉर्वे कल्चर, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव। ये सारी चीज़ें, ये जो पर्टिकुलर साइट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, आपसे फैक्ट्स पूछेगा। तो इसलिए ये फैक्ट्स को ध्यान में रखिए कि कौन से स्टेट में है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब आप लोग देख रहे होंगे ये कौन सी चाकोलिथिक साइट हमारे यहाँ फेमस है। तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में देखिए आप आहर और गिलेंट साइट बहुत फेमस है। यहाँ पर जो है स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स दोनों ही प्रेजेंट है। कॉपर टॉल्स वर अबंडेंट। तो ये सारी चीज़ें साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है। आहर और गिलेंट जो साइट है वो बेसिकली चाकोलिथिक पीरियड के लिए है। ईस्टर्न इंडिया में आप देखोगे, एक सेकेंड में आपको बता देती हूँ। देखो ये देखिए राजस्थान का ये एरिया है, ये गुजरात पड़ता है, ये राजस्थान पड़ता है। तो आहर और गिलेंट साइड, ठीक है, ऑलराइट। फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद ईस्टर्न इंडिया देखिए। ईस्टर्न इंडिया में चिरान, बुडवन और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्या है, फिश हुक्स पाए गए हैं। ये ईस्टर्न इंडिया है। चलते पिछली साइड की तरफ। ये आप देख रहे होंगे चिरान वैली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाकोलिथिक साइट, राइट। यहाँ पर क्योंकि ये ईस्टर्न इंडिया, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, उसी तरह से मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मालवा, कयाथा, ईरान, जॉर्वे
ये सारी वेस्टर्न मध्य प्रदेश में हमने देखा था। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। जॉर्वे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव और नासिक, नवदातोली, ये सारी चीज़ें हमारी वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो नवदातोली कहाँ पाया गया? हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र में। इसको कई बार मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है, थोड़ा बीच में पड़ता है ये। ऑल राइट, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आप देखोगे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, जैसे हमने बात की थी आहर और गिलन वैली की, तो यहाँ पे दो फेमस साइट्स थी। देखो यहाँ पे आहर और गिलन वैली की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा मिट गया। आप देखो ध्यान से, राजस्थान में आहर और गिलन वैली है। अब हम देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो कैसे हम देखेंगे कि यहाँ दो फेमस साइट्स हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, आहर और गिलन वैली, जो कि ड्राई जोन्स में पाए जाते हैं बनस वैली के। ठीक है, तो ये पूछेगा एग्जाम में कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप याद रखना कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं बनस वैली। आहर ऑल्सो नोन एज तांबावती। यहाँ पर आहर साइड में बहुत कॉपर के सामान निकले हैं, बहुत कॉपर का इस्तेमाल किया गया है, बर्तन और कॉपर स्मिथ हुआ करते थे, तो इसीलिए इस जगह को तांबावती कहते हैं। तो क्योंकि ये जो थे, मैंने आपको पहले बताया था, खेतरी कॉपर माइंस के नज़दीक पड़ता है ये, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बर्तन वगैरह और बहुत सारी कॉपर की बनी बैंगल्स और बीड्स वगैरह पाई गई हैं। शीट्स मिली हैं कॉपर की, कॉपर बैंगल्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, जहाँ की हम वेस्टर्न एमपी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या था, मालवा ईरान देखा था हमने पहले भी बात की थी पिछले स्लाइड में, जो हमने डिस्कस किया था। ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं क्या था, ईरान। तो नवदातोली जो है वो हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। थोड़ा महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि एमपी में है कि महाराष्ट्र में है। तो जैसे कि हम गया था ईरान और ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब मालवा में पाया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ये साइट्स गया था, मालवा, ईरान, ये सब फेमस साइट्स हैं, चारकोलिथिक साइट्स हैं जो कि यहाँ पर मालवा में पाई जाती हैं। तो चारकोलिथिक सेरामिक्स यहाँ बहुत मिले हैं। सेरामिक्स का मतलब होता है बर्तन वगैरह, यहाँ पे बहुत मिले हैं। गया था में तो 29 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, 2 यूनिक एक्सेस मिली हैं। देखिए एक्सेस हैं। ऑल राइट, उसके बाद आप देखोगे कि नेकलेसेस भी मिली है सेमी प्रेशियस स्टोन की। तो मालवा में कहते हैं सिरामिक्स बहुत मिले हैं, और कयाथा में जो है सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह बहुत मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि उस ज़माने में भी लोग जो थे एफ्लुएंट हुआ करते थे, जो कि अमीर होते थे, वो उनके पास बैंगल्स और बीड्स ये सब चीज़ें होती थी। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जॉर्वे कल्चर जो महाराष्ट्र में है, नेवासा, दैमाबाद, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको मैप में पॉइंट आउट कराई थी, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। तो दैमाबाद जो है वो बेसिकली ब्रॉन्ज गुड्स के लिए फेमस है। यहाँ दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में एक साइट है, वो वहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर लोग जो है ब्रॉन्ज के गुड्स बनाना भी सीख गए हैं। तो इनाम गांव में जो है एक पर्टिकुलर, हम इनाम गांव की बात करेंगे। One round center must have been the house of the chiefs and kingsmen lived in the rectangular houses. दैमाबाद के बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे ब्रॉन्ज गुड्स वहाँ पर मिले हैं। इनाम गांव में क्या होता है, हाउस विद 5 रूम्स एंड 4 रेक्टेंगुलर 1 सर्कल। इनाम गांव में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है। आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर 5 कमरों का एक रूम मिला है, इसमें से बीच वाला जो रूम है वो पूरा का पूरा गोल है, चारों तरफ जो है रेक्टेंगुलर रूम्स है। तो इससे पता चलता है ये ज़रूर जो है कोई चीफ का हाउस होता होगा। इससे इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि कुछ लोग जो है वो बीड्स पहनते थे, कुछ लोग बैंगल्स पहनते थे, कुछ लोगों के पास पर्टिकुलर इस तरह के घर हुआ करते थे, कुछ लोग तो थैच्ड हाउसेस पे रहते थे। तो इस तरह से क्या होता है, इन चीज़ों से ये पता चलती हैं बातें कि कुछ एक क्लास में डिफरेंस हुआ करता था, कुछ हाई प्रोफाइल क्लासेस हुआ करते थे और कुछ जो थे ऑर्डिनरी मैन हुआ करते थे। इससे ये बातें पता चलती हैं कि चारकोलिथिक पीरियड में भी ऐसा नहीं था कि इक्वालिटी है समाज में, कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी रही है। अब आप देखो कि जहाँ वेयर इन ऑर्डिनरी पीपल लिव्ड इन द राउंड हाउसेस, आप देखोगे
देखिए दोस्तों, मैं एनसीईआरटी को कवर करके चल रही हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटीज़ को फॉलो करके बता रही हूँ। तो कैसे यहाँ पर ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो राउंड हाउसेस में रहा करते थे, जबकि जो चीफ्स और किंग्समैन होते थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे। और हमेशा देखो यहाँ पे एक लाइन वहाँ पे ये भी लिखी थी कि जो लार्जर सेटलमेंट्स होते थे, जो बड़े ऊंचे लोग होते थे, वो लोग स्मॉलर सेटलमेंट्स को डोमिनेट करते थे। ओके, महाराष्ट्र में आपको ये एक नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में एक अलग तरीके की रीत देखी गई है कि वहाँ पे जो उनके जो डेड होते थे, जो लोग मर जाते थे, उनके मुर्दे होते थे, उनको वो लोग अर्न्स में, अर्न्स यानी कि बोरे होते थे, उसमें वो लोग उनको डाल के अपनी घरों के ज़मीन के नीचे गाड़ते थे। मतलब उनके लिए कोई अलग से कब्रिस्तान या अलग से कोई उनके लिए ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ पे उसको ले जा करके या तो वो कब्र बना दें या फिर उनकी वो उनको जला दें, ऐसी कोई जगह नहीं होती थी। बल्कि वो क्या करते थे, उनको बोरे में डालकर अपने ही घरों के नीचे खुदाई करके नॉर्थ साउथ पोजीशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में महाराष्ट्र में लोग उसे उन्हें बरी करते थे। बरी मीन्स गाड़ते थे। दे डिड नॉट यूज सेपरेट ceramics सॉरी नॉट ceramics विथ cemeteries एज हड़प्पन्स भी जो थे वो भी इस तरह से एक अलग कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो भी अपने जो मृत लोग होते थे अपने ही घरों के नीचे उनको गाड़ देते थे। They also buried copper objects and pots with their dead। मतलब वो उन जो मरे हुए लोग थे उनका ये मानना था कि जो ये लोग मर जाते हैं उनके बाद इनकी आफ्टर डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है जिसमें उन्हें कॉपर ऑब्जेक्ट्स की या पॉट्स की और भी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो वो उन चीज़ों के साथ उनको उन चीज़ों को भी दफन करते थे, पॉट्स वगैरह जैसी चीज़ों को भी उनके साथ में दफन करते थे। और राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो सिर्फ जैसे कि आप जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चैप्टर्स ही पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, तो एक बार मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स पे। तो बताइए दोस्तों, चारकोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज और स्टोन एज। तो सही राइट आंसर इज कॉपर एज। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग समझ ही गए होंगे, बहुत सभी लोग समझ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना इसको डिस्कस किए ज़्यादा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चारकोलिथिक एज बिगिंस विथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप चाहो तो ये लेक्चर थोड़ा देर के लिए पॉज करके आप फिर जवाब दीजिए। तो राइट आंसर इसका है 3500 BC टू 2500 BC। चारकोलिथिक एज, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 3500 BC से लेके 2500 BC तक चलती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कॉपर एज जो है वो इंडस वाली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले ही हो। कुछ सिविलाइजेशन हड़प्पन के बाद ही पाई गई हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इन विच स्टेट नवतातोली इज लोकेटेड, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, और अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको सर्च करके जवाब देंगे। मैंने आपको स्लाइड में बताया है, अगर आपने लेक्चर पूरा देखा होगा तो आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इन द चारकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र buried their dead under the floor of their house in the following orientation। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र के लोग अपने जो डेड हुआ करते थे उनको कैसे बरी करते थे, अर्न्स में बरी करते थे, और किस पोजीशन में बरी करते थे, बिल्कुल सही, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में, अपने ही घरों के फ्लोर के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो दोस्तों मैंने ऐसा किया है कि पिछले अगर 2-3 लेक्चर्स की सीरीज आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने वो सारे ही क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था पिछली क्लास में तो आपको बुर्ज़ोहोम नाम की एक जगह को डिस्कस किया था जो कि श्रीनगर में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर क्या होता है, लोग गड्ढे में रहते थे, ऊपर नहीं, क्योंकि आप जानते हो श्रीनगर में सर्दी भी बहुत होती है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है ये। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता था, बुर्ज़ोहोम में ये लोग पिट्स गाड़ के रहते थे। और वो लोग क्या करते थे, अगर अपनी जो ह्यूमन डेड होता था, इनके अपने मृत लोग होते थे, उनको कैसे गाड़ते थे, ये लोग ज़मीन के नीचे गाड़ते थे और उनके साथ उनका कुत्ता भी गाड़ते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, बुर्ज़ोहोम के साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
ओके, तो फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में मैंने स्लाइड्स में डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है ताकि आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो पहला उन्होंने जो यूज़ किया था सीरियल वो है बार्ले। नेक्स्ट है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला एविडेंस जो एग्रीकल्चर का आया है, अगर आपने पिछले से पिछली साइड लेक्चर्स देखी होंगी मेरी, तो आपने देखा होगा नियोलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर शुरू हो जाता। तो पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर कहाँ शुरू हुआ था, वो है मेहरगढ़। तो मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज बीन फाउंड दी मोस्ट। आपने अगर स्टोन एज की सीरीज देखी होगी तो मैंने आपको बताया है ये पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक दोनों ही एजेस में भीमबेटका की पेंटिंग्स पाई गई हैं, बहुत रॉक शेल्टर पेंटिंग्स पाई गई हैं। उस ज़माने में लोगों के पास घर नहीं होते थे, ना ही उन्हें इतनी अकल होती थी कि वो मिट्टी के घर बना के या बर्न्ड ब्रिक्स बना के हाउसेस में रहेंगे। तो इसलिए वो किन चीज़ों का सहारा लेते थे, गुफाओं में रहने का सहारा लेते थे। पानी, बरसात, धूप, हर चीज़ से बचने के लिए वो गुफाओं में ही अपनी गुजर बसर करते थे। इसलिए भीमबेटका में आप सबसे ज़्यादा आपको रॉक शेल्टर पेंटिंग्स मिलती हैं। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और नेक्स्ट लेक्चर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद चारकोलिथिक पीरियड के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिविलाइजेशन आती है। क्योंकि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में चारकोलिथिक पीरियड का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।